गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉर्निया और कॉर्नियल अल्सर। कॉर्निया वाला पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं अब। और पहले कॉर्नियल अल्सर पढ़ने से पहले हमें थोड़ी सी कॉर्निया की एनाटॉमी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो कॉर्निया क्या था कि एंटीरियर वाला पोर्शन था, एंटीरियर 1/6 जो है इसको कॉर्निया कहते हैं, ट्रांसपेरेंट वाला। पीछे वाला जो है वो स्क्लेरा कहलाता है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कॉर्निया की। तो ठीक है, तो कॉर्निया कैसा स्ट्रक्चर है? कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है, एवेस्कुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें नॉर्मली ब्लड वेसल्स नहीं पाए जाते हैं। इसकी रिफ्रैक्टिव पावर की बात करें तो 45 डायोप्टर होती है। इसके अलावा जो टोटल पूरा आंख है, ठीक है, पूरी आंख जो है उसकी जो पावर है वो 60 डायोप्टर है, ठीक है। उसमें से 45 तो ये कॉर्निया की होती है, बाकी बची हुई 15 जो है वो लेंस की होती है, ठीक है। तो अ, इसकी रिफ्रैक्टिव पावर जो देखो नॉर्मल पूरी आई बॉल की है वो 60 होती है, ठीक है। उसमें से 45 तो इसका कॉर्निया का ही होता है। तो ये क्या करता है, 2/3 ऑफ द रिफ्रैक्टिव पावर, जो टोटल आई की पावर है रिफ्रैक्टिव 2/3, उसका यही कंट्रीब्यूट करता है। लेंस केवल 15 है, ठीक है। इसके अलावा इसमें से भी ये कुछ इसका इंटीरियर सरफेस की कितनी है, पोस्टीरियर इतना डीप नहीं पढ़ना है, रहने दो। इसके अलावा इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो 1.38 है। फिर यहाँ पे कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताई हुई है सबकी अलग अलग। जैसे एक्वस ह्यूमर है उसकी 1.33 है, लेंस की 1.40 है, विट्रस ह्यूमर जो लेंस के पीछे मौजूद है उसकी 1.34 है। तो 1.38, 1.33, 1.40 एंड 1.34 इस तरीके से इनकी कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती हैं एंटीरियर से पोस्टीरियर की साइड जाते हुए, ठीक है। इसके अलावा कॉर्निया की थिकनेस की बात करते हैं हम। तो कॉर्निया की थिकनेस जो है सबसे पतला ये बीच में होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो बीच वाले एरिया में इस साइड यहाँ पे सबसे पतला है, और जो थिकेस्ट है वो साइड में होता है, ठीक है। ये डिस्टेंस देख लो कितनी है। तो ये थिक जो है पेरीफेरी में है, सेंटर में ये थिन होता है। थिकनेस जो है सेंटर से पेरीफेरी की ओर बढ़ती है, माने कि पेरीफेरी में कॉर्निया थिक होता है, सेंटर में कॉर्निया थिन होता है। इसके अलावा इसके डायमेंशंस की बात करें तो इसके जैसे ये हो गया वर्टिकल डायमीटर, ये हो गया हॉरिजॉन्टल डायमीटर, तो वो होता है 11.7 mm। जो वर्टिकल डायमीटर है वो है 11 mm, ठीक है। और बर्थ के टाइम पे जो है वो 10 mm होती है इसकी डायमीटर, ठीक है, कॉर्निया की। तो ये कुछ है इसके डायमीटर के बारे में। क्योंकि इसका जो वर्टिकल कर्वेचर है वो मोर होता है एज कम्पेयर टू हॉरिजॉन्टल कर्वेचर। ये वाला पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ भी सकते हो आप इसे। ये डायमीटर वाला पॉइंट ध्यान रखना कि कितना कितना होता है। और फिर एक कंडीशन ये हमने बेसिक मतलब इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था, वहां पे भी बताया था, मिगेलो कॉर्निया एंड माइक्रोकॉर्निया। तो मिगेलो वाला कौन सा, जो बड़ा होगा, यानी कि 11.7 mm से बड़ा होगा एट बर्थ। नॉर्मली कितना होना चाहिए बर्थ पे, 10 mm होना चाहिए, लेकिन अगर उसका डायमीटर 11.7 mm से ज्यादा है बर्थ के टाइम पे तो वो मिगेलो कॉर्निया कहलाएगा। इसके अलावा अगर एडल्ट्स की बात करें, एडल्ट्स में कब होगा मिगेलो कॉर्निया, जब उसका डायमीटर 13 mm से ज्यादा होगा। माइक्रो कॉर्निया कब कहेंगे, जब 10 mm जितना उसका नॉर्मली बर्थ के टाइम होना चाहिए डायमीटर उससे कम है। इसके अलावा नर्व सप्लाई की बात करें तो ये हाईली यहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं होती, लेकिन नर्व सप्लाई यहाँ पे बहुत होती है, ठीक है। तो मोस्ट हाईली इनर्वेटेड ऑर्गन ऑफ द बॉडी है, ठीक है। बहुत ज्यादा नर्व सप्लाई यहाँ पे होती है। कॉर्नियल नर्व्स क्या होती हैं, अनमाइलिनेटेड होती हैं, ठीक है, हेल्प इन मेंटेनिंग द ट्रांसपेरेंसी। अगर माइलिन शीथ एक्सॉन के ऊपर चढ़ जाती है ना तो वो थोड़ा वाइटिश सी होती है, ठीक है, माइलिन शीथ। तो यहाँ पे जो नर्व्स होते हैं कॉर्निया में, क्योंकि यहाँ ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखनी है, तो यहाँ पे जो नर्व है वो अनमाइलिनेटेड होते हैं, इनमें कोई कवरिंग नहीं होती, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है, किस में हेल्प करेगा, उसको ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने में।
इसके अलावा ये लॉन्ग सिलरी नर्व्स भी यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलती हैं। अब इसके अलावा नॉन पैथोजेनिक फ्लोरा ऑफ कंजक्टाइवा, कुछ कुछ ये वैसे कंजक्टाइवा वाले एरिया में आएगा, इसको छोड़ दो अभी, ठीक है। कॉर्निया की बात करेंगे सिर्फ। अब कॉर्निया की 5 लेयर होती है, ठीक है, हमें इसकी लेयर का नाम ध्यान रखना है, 5 लेयर होती है, क्योंकि अभी हम आगे पढ़ेंगे कॉर्नियल अल्सर और कॉर्नियल ओपेसिटी वगैरह, तो वहां पे इन लेयर्स का बहुत रोल है कि कहाँ तक कौन सी लेयर तक डैमेज हो जाएगा तो इस टाइप का अल्सर होगा, यहाँ तक डैमेज होगा तो क्या होगा, ठीक है। इस तरीके से मतलब हमें पता होना चाहिए कि कौन सी लेयर है, तभी हमें वो आगे टॉपिक समझ में आएगा। तो 5 लेयर होती है इसकी, मेन हमें जो ध्यान रखनी है। एंटीरियर से पोस्टीरियर की ओर बात करें तो सबसे पहले एपिथीलियम है, ठीक है, पिंक कलर की जो सॉरी, ये जो मैं सबसे बाहर जो मैंने रेड कलर का डॉट डॉट बना रखा है ना, ये वाला एरिया, ये तो टीयर फिल्म है, ठीक है। इसके बाद जो ये है, ये वाला एरिया जो है, अब मैं कर रही हूँ ब्लैक से, ये वाला जो पूरा है वो एपिथेलियम का एरिया है। फिर उसके अंदर जो पर्पल कलर का बना रखा है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है। और फिर ये स्ट्रोमा वाला एरिया, बहुत बड़ा वाला एरिया है, ये स्ट्रोमा कहलाता है। उसके बाद आता है एक डुआ लेयर है, जो मतलब ये मानी भी है, कुछ कुछ साइंटिस्ट ने, कुछ ने नहीं भी मानी है, ठीक है। आप हेडिंग में 5 लेयर लिखना, लेकिन नाम लिख देना डुआ लेयर का भी, ठीक है। ये कहीं कहीं किस बुक में मतलब मेंशन है, कहीं नहीं भी है, तो इसलिए। इसके बाद ये जो खाली स्पेस है, ठीक है, फिर उसके बाद रेड कलर की जो मैंने बना रखी है वो है बेसमेंट मेम्ब्रेन, और सबसे अंदर जो है वो है एंडोथीलियम, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है, एपिथीलियम, बोमेंस मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा, डुआ लेयर, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड एंडोथीलियम। तो ये हमारी 5 लेयर होती है, जिसमें से जो डुआ वाली लेयर है वो कुछ बुक्स में या कुछ साइंटिस्ट ने कंसीडर किया है उसको, कुछ ने नहीं किया है, ठीक है। अब एक एक करके लेयर्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले एपिथीलियम की बात करेंगे। तो एपिथीलियम क्या है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथीलियम से बनी हुई लेयर है, ठीक है। सबसे बाहर जो है एपिथेलियम, उसकी बात करें। इसके अलावा इसका फंक्शन क्या है? ये क्या करती है, इसी के ऊपर जो है टीयर फिल्म मौजूद है, आपको दिख रहा है रेड कलर की। और क्या है, इसका रोल रहता है ऑक्सीजन अपटेक में फ्रॉम द एनवायरनमेंट। कॉर्निया के पास कोई ब्लड सप्लाई नहीं है, तो वो उसका जो ऑक्सीजन है वो डायरेक्ट एनवायरनमेंट से लेती है। तो कौन उसमें हेल्प करता है उसकी? तो ये जो एपिथेलियम लेयर है वो कॉर्निया को हेल्प करती है ऑक्सीजन डायरेक्टली एनवायरनमेंट से लेने में। इसके अलावा 3 लेयर्स जो हैं, मतलब अगेन 3 लेयर्स बनाती हैं ये एपिथेलियम को मिलके, ठीक है। इसको अगर फर्दर डिवाइड करें तो बेसल लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर, इन तीनों से मिलके एक लेयर बनती है जिसका नाम होता है एपिथेलियम। और उसमें बताया हुआ है कि कौन कौन से सेल है। जैसे बेसल लेयर में होता है कोलमनार सेल, मिडिल लेयर में विंग सेल, इसमें होता है स्क्वामस सेल। ये इतना डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेन ध्यान रखना है एपिथेलियम का क्या फंक्शन है, यहाँ पे टीयर फिल्म वहां पे रहती है। इसके अलावा ऑक्सीजन अपटेक में इसका मेन रोल है। ये वाला पॉइंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है। इसके अलावा एक और पॉइंट है कि एपिथेलियम जो है वो खुद से रीजनरेट कर जाती है 2 से 3 दिन में। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर कोई कॉर्निया के एपिथेलियम लेयर तक ही अगर डैमेज है तो वो खुद से ही 2 से 3 दिन में ठीक हो जाएगा। अगर उसे डीपर लेयर में डैमेज है तो फिर उसके अलावा ज्यादा टाइम लगेगा, वो अभी देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा बोमेंस कैप्सूल की सॉरी बोमेंस मेम्ब्रेन की बात करते हैं। सेकंड वाली लेयर है ये, ए सेलुलर लेयर होती है। यहाँ ये कोलाजन फाइबर से मिलके बनी हुई होती है। इसकी थिकनेस है 10 से 12 माइक्रोन। और इसके अलावा स्ट्रोमा के ऊपर जो है ये कंडेंस्ड लेयर मौजूद होती है। देखो स्ट्रोमा इतना बड़ा सा, इसके ऊपर ही बेसमेंट मेम्ब्रेन वाली लेयर मौजूद है। इसके अलावा ये रीजेनरेट नहीं कर पाती है, ठीक है, अनेबल टू रीजेनरेट एंड हील बाय स्कारिंग, क्योंकि ये ए सेलुलर लेयर है। अगर सेलुलर लेयर होती तो क्या है, सेल्स डिवाइड करते और फिर हील कर लेते, लेकिन यहाँ पे ए सेलुलर लेयर होने के कारण ये हील नहीं कर पाती है और रीजेनरेट नहीं कर पाती, ठीक है। इसके अलावा एक बैंड शेप केरेटाइटिस होता है, ठीक है, बैंड शेप केरेटाइटिस है, इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया। इसमें क्या होता है कि कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाता है।
तो इस डिजीज में कैल्शियम का डिपोजिशन कौन सी लेयर में होता है? तो बेसमेंट मेम्ब्रेन वाली लेयर में ही होता है, ठीक है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन वाली लेयर में अगर जो कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने, एक तो ये कि ए सेलुलर है और अनेबल टू रीजनरेट है, ठीक है। ऊपर वाला क्या था कि वो रीजनरेट कर रहा था 2 से 3 दिनों में, और वो ऑक्सीजन अपटेक में रोल प्ले कर रहा था, लेकिन यहाँ पे अनेबल टू रीजनरेट है। इसके अलावा ये बस एक क्या है, कंडेंस लेयर जैसा फॉर्म करती है स्ट्रोमा लेयर के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेयर जो बात करेंगे वो बात करेंगे स्ट्रोमा लेयर की। स्ट्रोमा लेयर में क्या होता है कि इसकी भी थिकनेस बताई हुई है, 500 माइक्रोन है। ये सबसे थिकेस्ट लेयर होती है कॉर्निया की, बस इतना ध्यान रखना। इसमें ये भी कोलाजन फाइबर से मिलके ही बनी होती है, ठीक है। इसमें भी कोलाजन ही मौजूद होता है। तो अलग अलग तरीके का होता है, टाइप 1, 4, 5 एंड 6, ठीक है। ये किस में प्रोटियोग्लाइकेन, ठीक है। प्रोटियोग्लाइकेन जो जेल होता है उसमें कोलाजन मौजूद होता है, और फिर ये एक थिक सी लेयर बनाते हैं कॉर्निया की, ठीक है। इसके अलावा इसका जो फंक्शन है वो क्या है, 90% ऑफ इनकमिंग लाइट को ये ट्रांसमिट कर देगा अंदर की ओर, क्योंकि ये एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है। और इसमें जो कोलाजन फाइबर्स है ना, ये देखो, यहाँ पे जो कोलाजन फाइबर्स है इनका अरेंजमेंट ही कुछ इस तरीके से होता है स्ट्रोमल लेयर में, कि लाइट को इजीली लाइट अंदर जा सके, ठीक है। लाइट को आंखों के अंदर जाने में किसी तरीके का हैम्परिंग ना हो, ठीक है, किसी तरीके का रेजिस्टेंस ना मिले और वो डायरेक्टली जा सके। तो इसी तरीके से कुछ इसमें जो कोलाजन है वो अरेंज रहते हैं स्ट्रोमल लेयर में। अब इसमें जो मेन ध्यान रखना वो बस यही ध्यान रखना कि ये थिकेस्ट लेयर है, और 90% जो भी लाइट अंदर आ रही है आंखों में, उसको अंदर रेटिना तक ट्रांसमिट करवाने का इसका रोल है। इसके बाद बात करते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन की। तो ये क्या है, एज अ बेसमेंट मेम्ब्रेन काम करती है, और इसमें भी टाइप 4 एंड टाइप 8 टाइप का जो है कोलाजन फाइबर देखने के लिए मिलता है। इसका फंक्शन जो है वो मेन ध्यान रखना है कि ये सबसे टफेस्ट लेयर है दैट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम द परफोरेशन, ठीक है। आंखों कॉर्निया में छेद होने से प्रोटेक्ट करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल है जो बेसमेंट मेम्ब्रेन का ही है। ये भी रीजनरेट कर सकती है। और विल्सन डिजीज एक होती है, ठीक है। विल्सन डिजीज में क्या होता है कि कॉपर एक्युमुलेट होने लगता है बॉडी में ज्यादा। तो विल्सन डिजीज में केएफ रिंग फॉर्म होती है बिकॉज ऑफ कॉपर डिपोजिशन इन आईज, ठीक है। वो कहाँ पे डिपॉजिट होता है, तो वो बेसमेंट मेम्ब्रेन में ही कॉपर डिपॉजिट होता है इन विल्सन डिजीज। ये आपने ध्यान रखना है। मेन ये है कि रीजनरेट कर सकती है, और ये सबसे टफेस्ट लेयर होती है, और परफोरेशन कॉर्निया में परफोरेशन होने से ये प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद नेक्स्ट लेयर जो आती है वो आती है डुआज लेयर, जो कि कुछ लोगों ने मानी है कुछ ने नहीं मानी है। तो ये क्या है कि ये स्ट्रोमा के बाद देखे जाने वाली लेयर है। ये एक इंडियन साइंटिस्ट ने डिस्कवर करी थी, डॉक्टर हरमिंदर डुआ। इसके अलावा इसकी थिकनेस जो है 10 से माइक्रोन है, ठीक है। ये इतनी इंपॉर्टेंट लेयर नहीं है, बस खाली नाम के लिए ध्यान रखना है इसको। इसके अलावा अब जो सबसे अंदर वाली लेयर है वो है एंडोथेलियम लेयर। ये क्या है, सिंगल लेयर, सेल्स की एक सिंगल लेयर से बनी हुई होती है, और मोस्ट वाइटल लेयर ऑफ द कॉर्निया होती है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, पावर हाउस और द किचन ऑफ द कॉर्निया, ये हमें मेन ध्यान रखना है। और इसके अलावा हेक्सागोनल रेगुलर सेल्स इसमें पाए जाते हैं, और फिर बताया हुआ है कितने सेल से क्या है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग डिहाइड्रेटेड स्टेट ऑफ द कॉर्निया बाय पंप लाइक सोडियम पोटेशियम एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स। देखो कॉर्निया में कभी कॉर्निया जो है एक ड्राई लेयर है, ठीक है। वो अगर वेट लेयर होगा, वहां पे अगर मॉइस्चर रहेगा ना, तो लाइट के ट्रांसमिशन मतलब लाइट जो अंदर जाना है आंख में वो रिफ्लेक्ट बैक भी हो सकती है बिकॉज ऑफ मॉइस्चर या बिकॉज ऑफ कोई लिक्विड वहां पे। तो इसीलिए वो जो है एक डिहाइड्रेटेड लेयर होती है कॉर्निया आपकी। और ये डिहाइड्रेशन कौन मेंटेन करता है, तो एंडोथेलियम लेयर में कॉर्निया की पोटेशियम सोडियम पोटेशियम पंप और कार्बोनिक एनहाइड्रेस पंप, ठीक है। ये दो तरीके के पंप एंडोथेलियम लेयर ऑफ कॉर्निया में मौजूद होते हैं, जो कि कॉर्निया की डिहाइड्रेटेड स्टेट मेंटेन करते हैं। अगर कॉर्निया में मॉइस्चर होगा, अगर कॉर्निया वेट होगा, तो क्या होगा, लाइट जो है वो डिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, आंखों में अंदर जाएगी ही नहीं, वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। वापस ही पलट सकती है, या फिर उसका रिफ्रैक्टिव मीडियम भी चेंज हो जाएगा। तो इसलिए ये एक
डिहाइड्रेटेड लेयर होती है। मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं कॉर्निया में, तो क्या है, ये मेनली एरोबिक है, ठीक है, डायरेक्ट ऑक्सीजन ले सकता है बाहर एनवायरनमेंट से, तो ये एरोबिक लेयर है। इसके अलावा ये क्या है, कॉर्निया जो है एडिमेटस बन सकती है ड्यू टू लैक्टेट एक्यूमुलेशन, जो कि कब होगा, हाइपोक्सिक कंडीशन में, प्रोलॉन्ग। अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो कॉन्टेक्ट लेंस पहनता है बहुत लंबे टाइम तक, अगर वो कॉन्टेक्ट लेंस पहने हुए है, तो उन पेशेंट्स में क्या है, हाइपोक्सिक कंडीशन बन जाती है, ठीक है। कॉन्टेक्ट लेंस क्या कर रहे हैं, हम कॉर्निया के आगे ही तो लगाते हैं उसको, तो क्या होता है कि वो एज अ बैरियर काम कर रहा है। अब डायरेक्टली एनवायरनमेंट से जो कॉर्निया ऑक्सीजन ले रहा था, अब वो नहीं ले पा रहा बिकॉज ऑफ कॉन्टेक्ट लेंस, तो जिसकी वजह से हाइपोक्सिक कंडीशन हो रही है। हाइपोक्सिक कंडीशन होने की वजह से, जब भी बॉडी में हाइपोक्सिक कंडीशन होती है, हमारी बॉडी बनाती है लैक्टिक एसिड, ठीक है, तो वो जो लैक्टेट है या लैक्टिक एसिड है, वो कॉर्निया में डिपॉजिट होने लगता है, जिसके कारण एडिमा देखने के लिए मिलता है कॉर्निया में, ठीक है। किस में होता है, कॉन्टेक्ट लेंस यूज कर रहे हैं जो पेशेंट लंबे टाइम तक, प्रोलॉन्ग कॉन्टेक्ट लेंस यूजर्स। इसके अलावा ऑक्सीजन जो है वो डायरेक्टली एनवायरनमेंट से लेता है, वो मैंने बताया अभी, एपिथेलियम वाली लेयर से। इसके अलावा जो ग्लूकोज है, मतलब दो चीजें चाहिए ना जिंदा रहने के लिए, एक तो ऑक्सीजन, एक ग्लूकोज। तो ऑक्सीजन तो वो डायरेक्टली एनवायरनमेंट से ले रहा है, ग्लूकोज क्या है, वो अपने पीछे वाली लेयर से, ठीक है, जो कि एक्वस ह्यूमर है, वहां पे जो लिक्विड मौजूद है उससे वो लेता है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि वो उसके पीछे मौजूद जो एक्वस ह्यूमर है, वहां से ही अपना न्यूट्रिशन पूरा लेता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। ये इसके कुछ मेटाबॉलिज्म की बात है कॉर्निया के। अब किन कारणों से कॉर्निया जो है ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, तो सबसे पहले तो टीयर फिल्म रहती है उसके सबसे बाहर, ठीक है। उसके बाद जो स्ट्रोमा में कोलाजन फाइबर है, वो कुछ इस तरीके से अरेंज्ड हैं जो कि आराम से लाइट को अंदर जाने दें, तो वो भी एज अ रोल प्ले करते हैं ट्रांसपेरेंसी में। इसके अलावा ये एक एवेस्कुलर स्ट्रक्चर है, कोई ब्लड वेसल्स वहां पे मौजूद नहीं है, तो वो ट्रांसपेरेंट है। इसके अलावा एंडोथीलियल पंप यहाँ पे मौजूद है, किसी तरीके का फ्लूइड एक्यूमुलेशन यहाँ पे नहीं होने दे रहा है, डिहाइड्रेटेड स्टेट लगातार बनाए हुए हैं, जिसके कारण वो ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। तो ये सारा था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। अब कॉर्नियल अल्सर की बात करते हैं। तो कॉर्नियल अल्सर होता क्या है, तो कॉर्नियल अल्सर होता है ब्रीच इन द कंटिन्यूटी ऑफ एपिथीलियम। अब एपिथीलियम आप समझ गए क्या है, कॉर्निया की लेयर है। तो जब कभी भी कॉर्निया की एपिथीलियम लेयर में ब्रीच हो जाए, कट हो जाए, डिसकंटिन्यूटी मौजूद हो, साथ ही साथ इन्फ्लेमेशन एंड नेक्रोसिस मौजूद हो, तो ये कहलाता है कॉर्नियल अल्सर। तो कॉर्नियल अल्सर क्या है, ब्रीच इन द, देखो अल्सर होता ही क्या है, अल्सर किसे कहेंगे आप, जो स्किन की लेयर है वो कहीं किसी लेवल पे डैमेज हो गई, डिसकंटिन्यूटी हो गई वहां पे, ठीक है, डैमेज हो गई, तो ये अल्सर बन गया। वही चीज है, आंख में जो एपिथेलियम है वो डैमेज हो गई और अल्सर बन गया, ये कॉर्नियल अल्सर है। कॉर्नियल अल्सर दो तरीके का होता है, इन्फेक्टिव, नॉन इन्फेक्टिव। नॉन इन्फेक्टिव वाला अगेन फर्दर डिवाइड करते हैं उसको, न्यूट्रोफिलिक अल्सर है, एक्सपोजर के कारण अल्सर है, पेरिफेरल अल्सर केरेटाइटिस है, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कॉर्नियल ओपेसिटी की। ये जो, देखो नाम से उसके पता चल रहा है ओपेक हो गया है कॉर्निया, अब ट्रांसपेरेंट नहीं रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं रोल रहता है कॉर्नियल अल्सर का, ठीक है। और कॉर्नियल अल्सर का रोल रहता है, और ये तीन तरीके का होता है, ठीक है, कॉर्नियल ओपेसिटी जो है, नेब्युलर, मैक्युलर और ल्यूकोमेटस, ठीक है। इसको आप कैसे ध्यान रखना कि नेब्युलर ऐसा स्कार है कॉर्निया में, या ऐसा अल्सर है कॉर्निया में, ठीक है, जो जिसके वो हार्डली विजिबल है। अगर आप उसको नेकेड आई से देखने की कोशिश करेंगे वो नहीं दिखेगा, आपको लगेगा सब तो ठीक है, इसकी आंख में कुछ नहीं है, लेकिन जब आप स्लिट लाइन एग्जामिनेशन करेंगे तभी वो चीज आपको दिखेगी, ठीक है। तो नेब्युलर जो ओपेसिटी है या नेबुलर अल्सर्स जो हैं, वो क्या होते हैं कि हार्ड टू सी कॉर्नियल स्कार, ठीक है, चाहे तो आप नोट कर लीजिए कि नेबुलर क्या होते हैं कि हार्ड टू सी कॉर्नियल स्कार है, नॉर्मल नेकेड आई से आप नहीं देख सकते, आपको स्लिट लैंप एग्जामिनेशन पेशेंट का करना पड़ेगा। और इसमें डैमेज क्या क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड सुपरफिशियल स्टोमा, ये दो लेयर्स जो हैं इसमें डैमेज होती हैं। फिर एक आता है मैक्यूलर, ठीक है, मैक्यूलर स्कार है या
ओपेसिटी है। तो ये कौन सा है कि ये अगर हम पेशेंट को वेल इल्यूमिनेशन वाले एरिया में ले जाएं, अच्छा वहां पे लाइट सोर्स मौजूद है, तो ये हमको विजिबल हो जाएगा नेकेड आई से। स्लिट लैम्प की एग्जामिनेशन जरूरत नहीं है, अच्छा बस ये हमको वहां पे इल्यूमिनेशन मिलना चाहिए। और इसमें क्या डैमेज होता है, 1/3 पोर्शन हमारा स्ट्रोमा का डैमेज होता है। फिर एक थर्ड टाइप का जो है वो है ल्यूकोमा। ये क्या होता है, वाइट स्कार, इसमें एक वाइट सा स्कार बनेगा, या आप कह लीजिए जो कॉर्नियल स्कार इसमें मौजूद है वो आपको आराम से नेकेड आई से आप देख के बता दोगे कि इसमें ये स्कार मौजूद है और इसमें मोर देन 1/3 पोर्शन ऑफ स्ट्रोमा तक डैमेज होता है। ठीक है, पूरा 1/3 पोर्शन ऑफ स्ट्रोमा तक डैमेज होता है। ये सबसे डीपेस्ट कॉर्नियल स्कार होता है। ठीक है, या सबसे डीपेस्ट कॉर्नियल अल्सर आप इसे समझ सकते हो। तो ये है। इसके अलावा इसमें देखो नेबुलर वाले में क्या था, पेशेंट हमें दिखेगा नहीं कुछ, हमें लगेगा उसकी आंखें तो ठीक है। मैक्युलर वाले में अगर हम उसे अच्छी खासी लाइट में लेके जाएंगे तो हमें दिख जाएगा। और ल्यूकोमा वाला जो है, ल्यूकोमेटस जो है, वो हमको ऐसे ही नॉर्मल आई से दिख जाएगा। अब इसके अलावा भी जो सबसे ज्यादा, अब आप ऐसे अगर हम इसके हिसाब से सोचे तो आपको क्या लगेगा सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला ये थर्ड वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा जो डिसेबिलिटी करता है ना वो नेब्यूलर वाला ही है। ठीक है, इसमें पेशेंट को, क्योंकि ये सुपरफिशियल एरिया में है, तो इसमें क्या है कि पेशेंट को सारा टाइम ऐसा ग्लेयर सा आंखों में लगता है बिकॉज ऑफ लाइट डिफ्रेक्शन एंड इन अदर लाइट कांट इवन एंटर। ठीक है, ग्लेयर का मतलब आंखों के सामने चमक सी उसके हमेशा रहेगी, देखने में उसको थोड़ी दिक्कत होगी। ग्लेयर दिखा दो। कुछ इस तरीके से ना उसको ऐसा चमकती हुई सी चीजें दिखाई देंगी, ऐसी चमक सी दिखाई देगी जैसे ऐसा। ठीक है, इस तरीके से चमक सी उसको आंखों के सामने आएगी। क्यों? क्योंकि ये एक तो सबसे सुपरफिशियल लेयर में हो रखा है। ठीक है, और साथ ही साथ ऐसा है कि लाइट जो आ रही है ना वो अंदर तक जा ही नहीं पा रही, डिफ्लेक्ट बैक। जैसे ही लाइट अंदर आ रही है, ये मान लो कॉर्निया है, ठीक है, ये कॉर्निया है, जैसे ही लाइट इसमें आ रही है ना वो तुरंत रिफ्लेक्ट बैक हो जा रही है, क्योंकि सबसे बाहर ही है उसके दिक्कत, अंदर तक वो जा ही नहीं पा रही। बाकी लेयर्स में क्या है, वो अंदर तक चली जा रही है, फिर थोड़ा बहुत करके कैसे भी चली जा रही है आंखों में अंदर। लेकिन यहाँ पे क्योंकि सबसे बाहर वाली लेयर ही डैमेज है, तो जैसे ही आ रही है ना वो तुरंत रिफ्लेक्ट बैक हो जा रही है। तो इसमें पेशेंट को सबसे ज्यादा विजुअल डिसेबिलिटी देखने के लिए मिलती है इस केस में। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कॉर्नियल अल्सर की। अब दो तरीके का था, एक था इन्फेक्टिव, नॉन इन्फेक्टिव। इन्फेक्टिव जो कॉर्नियल अल्सर है वो क्या है, फर्दर उसको डिवाइड करते हैं बैक्टीरियल, वायरल, फंगल एंड पैरासिटिक में। ठीक है, अब देखो ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके कारण ये होता है, तो ऑर्गेनिजम्स दैट कैन पेनिट्रेट इंटेक्ट कॉर्निया। पहले बैक्टीरियल वाले की बात कर रहे हैं ये लोग, बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर। तो ऐसे कौन से हैं बैक्टीरिया, ठीक है, तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, निजेरिया गोनेरिया है, और निजेरिया की दूसरी वैरायटी है जिस स्पीशीज है जिसको कहते हैं मेनिंजाइटिस, ये वाला है मेनिंजीटाइटिस और डिप्थेरिया। ठीक है, तो इसमें से जो कॉमन ध्यान रहेगा वो ध्यान रखना हीमोफिलस वाला। हाँ, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, डिप्थेरिया और निजेरिया गोनेरिया। ठीक है, ये बस तीन मेन ध्यान रखना, ये तीन बैक्टीरिया जो हैं करवाते हैं बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर। और एक थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट है कि कॉर्निया जो है सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा जो नर्व सप्लाई है वो कॉर्निया में ही है पूरी बॉडी में। ठीक है, अब बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। जो ये बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर है इसमें क्या क्लिनिकल फीचर है, तो जब कॉर्नियल अल्सर बनेगा तो क्या दिखेगा पेशेंट में, फोटोफोबिया, पेन, हाइपरलेक्राइमेशन, कंजेशन, रेडनेस, स्वेलिंग ऑफ द लिड्स। कॉर्नियल अल्सर जो है ये कैसा दिखता है हमको, ये बैक्टीरिया वाला, येलोइश, ओवरहैंगिंग मार्जिन्स,
covered with necrotic material on floor with stromal edema, ठीक है, बैक्टीरियल कॉर्नियल। कुछ इस तरीके का दिखता है, लेफ्ट साइड में देख लो, ये बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर है, राइट वाला फंगल वाला है। कैसे यहाँ पे कंजेशन देखने के लिए मिल रहा है, हाइपर लैक्राइमेशन है, रेडनेस है, ये सब तो रहेगा, पेन रहेगा। इसके अलावा क्या बोला है कि येलोविश होता है, ओवरहैंगिंग मार्जिन्स, थोड़ा येलोविश टाइप का देखने के लिए मिलेगा। इसमें उतना अच्छा दिखा नहीं है, बस इसको चलो नाम के लिए ध्यान रख लो। ये जो आपको पस सा दिख रहा है ना, ये वो चीज नहीं है जो उन्होंने येलोविश बोला है, वो हमको एग्जामिनेशन करने पे ही दिखेगा। केवल नाम नाम ध्यान रखो, बस आपको ये पता होना चाहिए। इस तरीके से वहां पे जो है रेडनेस हमें देखने के लिए मिलेगी कॉर्निया अल्सर वाले केस में, और हील होने के बाद वो कुछ इस तरीके से ब्राउनिश हो जाएगा, ठीक है। सबसे ऊपर वाले एरिया में आप देखो, मतलब बैक्टीरियल अल्सर में जो एनरोलमेंट वाला उन्होंने लिखा हुआ है ना, उसमें देखो वो थोड़ा येलोविश टाइप का है एज कम्पेयर टू फंगल वाला। आइरिस वाला एरिया, प्यूपिल वाला एरिया ठीक है, वहां पे फंगल वाले में उतना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो थोड़ा व्हाइटिश येलोविश सा चारों ओर से वो हो रहा है, ठीक है। नीचे तो पस जमा हो रहा है, वो अलग चीज है, उसको हाइपोपायोन कहते हैं, ठीक है। जो पस नीचे से दिख रहा है ना आपको जमा हुआ, वो हाइपोपायोन है, वो अलग चीज है। उसके अलावा भी पूरा आइरिस आप देखोगे, पूरा लिम्बल एरिया जो है वो व्हाइटिश येलोविश टाइप का आपको दिख रहा है। यही चीज बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर में आपने ध्यान रखनी, ठीक है। येलोविश होता है, ओवरहैंगिंग मार्जिन्स, मतलब चारों ओर से देखो, गोलाई में चारों ओर से व्हाइटिश अपीयरेंस है उसकी, ठीक है। और इसके अलावा नेक्रोटिक मटेरियल ऑन द फ्लोर ऑफ द स्ट्रोमल एडिमा, ठीक है। नेक्रोटिक मटेरियल भी वहां पे कलेक्ट है। हाइपोपायोन पस इन द एंटीरियर चैम्बर, जो कि मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे देखो नीचे पस सा जमा हो रखा है, ठीक है वो। इसके अलावा और क्या क्या दिखेगा, मडी आइरिस विद आइराइडोसाइक्लाइटिस, ठीक है। यहाँ पे आइरिस जो है वो मडी सा दिखेगा, नॉर्मल आइरिस जैसा होता है वैसा नहीं, धुंधला सा आपने समझना है, ठीक है, ब्लर सा, ब्लरी सा आप देख सकते हो। आइरिस क्लियर नहीं दिख रहा यहाँ पे बैक्टीरियल वाले में। फंगल वाले में कंपैरेटिवली आइरिस वाला जो ब्राउन एरिया है वो देखो कैसा क्लियर सा है, लेकिन यहाँ पे कैसा मडी सा है, धुंधला सा है, ठीक है। इसके अलावा इंट्राऑक्यूलर प्रेशर भी हमको रेज्ड मिलेगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन। अब बात करते हैं, ये तो इसके क्लिनिकल फीचर हो गया, पेशेंट ये सारी कंप्लेन लाएगा। अब कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो क्या हमें देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन ये है कि परफोरेटेड कॉर्नियल अल्सर, ये कॉर्नियल अल्सर फट जाएगा, परफोरेट कर जाएगा। इसके अलावा डिस्मेटोसील हमें देखने के लिए मिलेगा। डिस्मेटोसील क्या होता है कि ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना, ये ब्रेक होके बाहर निकल आती है, तो ये होता है डिस्मेटोसील। जब देखो यहाँ पे देखो इसको, ये जो लेयर्स है, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन पीछे है, उसके आगे क्या है, स्ट्रोमा। तो जब ये बेसमेंट मेम्ब्रेन इस तरीके से आगे की ओर, स्ट्रोमा की ओर इस तरीके से प्रोट्यूड कर जाए, स्ट्रोमा में घुस जाए प्रोट्यूड करके, ये चीज कहलाती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसके पीछे से इसको ना प्रेशर पड़ रहा है। पीछे क्या है, एक्वस ह्यूमर है, तो वो क्या कर रहा है, प्रेशर लगा रहा है मैम बिकॉज आवाज ऑफ। चली गई। अच्छा, अभी आ रही है। यस मैम। अच्छा ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, डेस्मेटोसील में क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उसके आगे क्या है, स्ट्रोमा है, बीच में डुअल लेयर को आप भूल जाइए, ठीक है, डुअल लेयर भूल जाइए। बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उसके आगे है स्ट्रोमा लेयर, ठीक है। तो जब ये बेसमेंट मेम्ब्रेन इस तरीके से प्रोट्यूड करके हम इसमें चले जाए स्ट्रोमल लेयर में, ये चीज कहलाती है डिस्मेटोसील। और ऐसा क्यों होता है, ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है प्रोट्यूड क्यों करी वहां पे, क्योंकि इसको पीछे से प्रेशर पड़ रहा था। पीछे से किसका प्रेशर,
हाई इंट्राओक्यूलर प्रेशर, जो कि एक्वस ह्यूमर में बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन, वहां पे पीछे जो एक्वस ह्यूमर है उसमें प्रेशर बहुत बढ़ गया है और उस प्रेशर ने आगे प्रेशर लगाया और बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है प्रोट्यूड करके स्ट्रोमा में चली गई, ठीक है, फट के इसमें स्ट्रोमा वाली लेयर में चली गई। ये चीज जो है ये कंडीशन कहलाती है डिस्मेटोसील, और ये कॉम्प्लिकेशन होता है बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर का, ठीक है। इसमें देखो पीछे इंट्राओक्यूलर प्रेशर हाई है जिसके कारण ये आगे प्रोट्यूड आउट हो गई। अब और दूसरे क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं, स्टेफाइलोमा हमें देखने के लिए मिलता है। स्टेफाइलोमा स्टेफाइलोमा में आपने क्या ध्यान रखना है कि यह लोकलाइज्ड डिफेक्ट इन द एंटीरियर आई वॉल, यूवियल टिश्यू ड्यू टू देखो क्या होता है कि जो सबसे बाहर है कॉर्निया और स्क्लेरा, ये कॉर्निया है, ये स्क्लेरा है, ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, कोरॉइड वाली लेयर है, कोरॉइड है, सिलियरी बॉडी है, आइरिस है, वो वाली लेयर है, ठीक है। तो किन्हीं कारणों से जब ये जो स्क्लेरा वाला एरिया है ये वीक हो जाए, ठीक है, वीक हो जाए और थिन हो जाए, जिसके कारण जो अंदर ये कोरॉइड वाला एरिया है ये बाहर की ओर आ जाए, प्रोट्यूड होके इधर ऐसे बाहर की ओर आ जाए, तो ये चीज कहलाती है स्टेफाइलोमा। यही हमको देखने के लिए मिलता है इसमें एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ कॉर्नियल अल्सर, ठीक है। स्टेफाइलोमा हमें अलग से भी पढ़ना है, वो फिर भी मैं दिखा देती हूँ कैसा दिखता है। ये देखो इस तरीके से, ये आपको ब्लूइश ब्लूइश दिख रहा है ना व्हाइट एरिया में, ये क्या है, ये कोरॉइड वाला पोर्शन है, कोरॉइडल टिश्यू है, यूवियल टिश्यू है, जो कि स्क्लेरा के थिन होने के कारण अंदर से बाहर की ओर आ गया प्रोट्यूड होके, तो ये चीज कहलाती है स्टेफाइलोमा, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ये भी होता है एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ वो बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर, ठीक है। यही बताया हुआ है कि प्रोट्यूडेड आइरिस कवर्ड बाई एक्सुडेट सूडोम, यही चीज मैंने बताई हुई है कि ऐसे अगर थोड़ा सा कॉर्निया वाला स्क्लेरा वाला एरिया जो है थिन हो जाए तो अंदर का जो आइरिस वाला पोर्शन है या कोरॉइड वाला पोर्शन है वो फट के बाहर की ओर आ जाता है, यही चीज यहाँ पे बता रखी है। इसके अलावा नेक्स्ट और क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, ग्लूकोमा देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ग्लूकोमा में क्या होता है कि आइरिस वाले एरिया में पस भर रहा था, मैंने आपको दिखाया था कैसे पस नीचे सेटल डाउन हो रखा था जिसको हाइपोपाइन कह रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि पस इन द आइरिस, इसके कारण क्या होता है, ट्रेबेक्युलर मेशवर्क जो है ब्लॉक हो जाता है एंड आउटफ्लो हैम्पर हो जाता है, ठीक है। ट्रेबेक्युलर मेशवर्क देखो ऐसा होता है हमारी आंखों में जो टीयर्स है ना वो लगातार बनते रहते हैं, टीयर्स नहीं सॉरी, जो एक्वस ह्यूमर है ना हमारी आंखों में वो क्या है, लगातार बनते रहता है, ठीक है, बनते रहता है, ड्रेन आउट होता है, बनते रहता है, ड्रेन आउट होता है। तो वो ड्रेन आउट कहाँ से होता है, आइरिस के पास एक छोटा सा जाली जैसा होता है एक एरिया जिसको कहते हैं ट्रेबेकुलर मेशवर्क, ठीक है। जैसे हमारा जो सिंक होता है ना, वॉश वॉश बेसिन होता है, उसमें क्या है एक जाली सी होती है, जो भी हम हाथ वगैरह धोते हैं वो वहां से ड्रेन आउट होके निकल जाता है। इसी तरीके से आप ध्यान रखो कि जो हमारा एक्वस ह्यूमर है वो लगातार बन रहा है, ड्रेन आउट हो रहा है, तो वो ड्रेन आउट जिस जाली जैसे छोटे से स्ट्रक्चर से होता है उसको कहते हैं ट्रेबिकुलर मेशवर्क। तो क्योंकि आइरिस में पस बन रहा है तो ये पस क्या करता है, वो जो जाली जैसा है ना, वॉश बेसिन अगर आपका यहाँ से ड्रेन आउट हो रहा है, ठीक है, जाली है आपके वॉश बेसिन में, अगर ये ब्लॉक हो गई तो पानी तो यहीं जमा होने लगेगा। तो ऐसा ही यहाँ हो रहा है, आइरिस में पस बना, अब वो पस ने क्या किया, ट्रेबेकुलर मेशवर्क जो जाली है जहां से एक्वस ह्यूमर ड्रेन हो उसको ही ब्लॉक कर दिया, अब वो ड्रेन ही नहीं हो पा रहा, तो एक्वस ह्यूमर वहीं का वहीं भरते जा रहा है। जब वॉश बेसिन में पानी भरेगा तो वो आउटफ्लो होने लगे, बाहर बहने लगता है फिर। तो ऐसे यहाँ पे है कि क्या है, वो ब्लॉक हो गया ट्रेबेकुलर मेशवर्क, तो फिर एक्वस ह्यूमर बनता गया, ड्रेन हो नहीं रहा, तो प्रेशर इंक्रीज हो गया, इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ गया और उससे हो गया सेकेंडरी ग्लोकोमा, ठीक है। उसको सेकेंडरी इसलिए बोला है क्योंकि अपने आप में वहां पे ट्रेबेकुलर मेशवर्क की पैथोलॉजी नहीं थी, कोई दूसरी बीमारी के कारण ग्लूकोमा हुआ, इसलिए उसको सेकेंडरी ग्लूकोमा बोला है, इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ गया
इसके अलावा और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो एंडोऑप्थेल्माइटिस, ठीक है, जैसे उसके नाम से पता चल रहा है, एंडो माने इनसाइड द आई, ऑप्थेल्माइटिस माने इन्फ्लेमेशन ऑफ द आईज, तो माने कि आईज की इनर लेयर का जब इन्फ्लेमेशन हो तो वो एंडोऑप्थेल्माइटिस होता है, विट्रस कैविटी का स्पेशली, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा डिस्मेटोसील जो कॉम्प्लिकेशन था ना, उसके बारे में थोड़ी सी बातें बताई हुई हैं कि क्या है। डिस्मेटोसील जो है वो क्या है, कॉर्निया जब स्लग ऑफ हो जाए टिल डेसमेंट मेम्ब्रेन, यानी कि डेसमेंट मेम्ब्रेन तक कॉर्निया आगे का लेयर सारा फट गया है, उसके बाद क्या है, डेसमेंट मेम्ब्रेन जो है, डेसमेंट मेम्ब्रेन चाहता है कि वो परफोरेशन ना होने दे, तो इसके अलावा क्या होता है कि आईओपी गिव्स पॉजिटिव प्रेशर फ्रॉम द इनसाइड और डेसमेंट मेम्ब्रेन हर्निएट आउट हो जाता है। ये इम्पेंडिंग जो मैंने यहाँ पे समझाया था कि क्या है, पीछे से प्रेशर लगातार बढ़ते जा रहा है। एक चीज जो मैंने नहीं बताई थी वो ये कि कॉर्निया के आगे की सारी लेयर्स टिल स्ट्रोमा वो सब डैमेज हो गई हैं, ठीक है। अब जब बेसमेंट तक पहुंची वो बात कि आगे सब डैमेज हो गया, तो वो चाहेगा कि मैं अब और लेयर्स को परफोरेट ना होने दूं, तो इस कारण क्या करता है, वो परफोरेट ना होने के कारण वो बचाने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे से उसको बहुत प्रेशर आता है, इंट्राओक्यूलर प्रेशर, जिसके कारण वो खुद प्रोट्यूड आउट हो जाता है, वो एज अ प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में यहाँ पे प्रोट्यूड आउट होता है। वो सोचता है कि ये जो परफोरेशन हो गया है, ये जो होल यहाँ पे हो गया है, इसके थ्रू और इन्फेक्शन ना हो जो कि अंदर की और लेयर्स को परफोरेट करे, तो वो क्या करता है, खुद ही इस तरीके से प्रोट्यूड आउट हो जाता है। ये आपने ध्यान रखना है, बाकी इसमें कुछ नहीं है खास। बस ये ध्यान रखना, जब बेसमेंट मेम्ब्रेन बिकॉज ऑफ इंक्रीज इंट्राओक्यूलर प्रेशर प्रोट्यूड आउट हो जाती है स्ट्रोमा लेयर में, तो वो है डेस्मेटोसील। बस अब मैनेजमेंट की बात करते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या देंगे हम लोग बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर में, तो ट्रीटमेंट की बात करें तो हम ट्रीटमेंट पहले तो हमको यहाँ स्लिट एग्जामिनेशन करना पड़ेगा और माइक्रोबियल कल्चर के लिए भेजना पड़ेगा कि कौन से बैक्टीरिया का एग्जैक्टली इन्फेक्शन वहां पे है, ठीक है, उस हिसाब से एंटीबायोटिक्स चलाई जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, टॉपिकल फोर्टिफाइड एंटीबॉडी एंटीबायोटिक्स आर स्टार्टेड, ठीक है। फोर्टिफाइड का मतलब है कि जो एकदम नई रिसेंटली प्रिपेयर्ड हुई है, इस तरीके की एंटीबायोटिक्स हम इन पेशेंट्स को देंगे। इसके अलावा साइक्लोप्लेजिक्स देंगे, ठीक है। साइक्लोप्लेजिक्स क्या होती हैं, वो ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि सिलिरी मसल जो है आईज की, ठीक है, उसको पैरालाइज कर देती हैं, और अल्टीमेटली क्या है कि जो अब प्यूपिल वाला एरिया है, ठीक है, प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट और डायलेट कराने में सिलिरी मसल्स का रोल होता है। अब जो सिलिरी मसल्स हैं वही पैरालाइज हो गई, तो अब वो आइरिस का डायलेट और कॉन्स्ट्रिक्ट कुछ नहीं होगा वहां पे, प्यूपिल वाला जो डायलिटेशन एंड कॉन्स्ट्रिक्शन चल रहा है वो कुछ नहीं होगा, तो अल्टीमेटली प्यूपिल रिलैक्स हो जाएगा। तो एक तरीके से हमेशा वो डायलेटेड स्टेट में मेंटेन रहेगा, लाइट हमेशा अंदर आती रहेगी, ऐसा। तो साइक्लोप्लेजिक्स, बस इतना ध्यान रखो, साइक्लोप्लेजिक्स ऐसी ड्रग है जो कि सिलिरी मसल को पैरालाइज कर देती हैं और प्यूपिल हमेशा डायलेटेड स्टेट में रहेगा, ठीक है, ये हमने मेन ध्यान रखना है। उसके बाद है जो हमने टॉपिकल फोर्टिफाइड एंटीबायोटिक्स यूज करी हैं, इनका क्या बेनिफिट है, तो ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड होती हैं, तो कोई प्रिजर्वेटिव इनमें नहीं होता है। अब साइक्लोप्लेजिक्स क्यों दिए, इस तरीके की हमने क्यों मेडिसिन दी जो कि पैरालिसिस करवा दे रही है सिलिरी मसल का, प्यूपिल डायलेट रह रहा है हमेशा, क्यों यूज करा हमने, ताकि पेन कम हो, ठीक है। कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, डायलेट करेगा, लाइट के आने जाने पे तो क्या होता है, प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट एंड डायलेट करता है, तो इसके कारण हो सकता है कि पेशेंट को पेन और ज्यादा फील हो। और दूसरा कारण ये भी है कि अगर हम कोई पैरालिसिस वाली जैसे एनेस्थीसिया टाइप की हमने चीजें दे दी, ठीक है, तो उससे क्या है, पेन का सेंसेशन नहीं होता, तो यहाँ कॉर्नियल अल्सर में पेशेंट को पेन भी बहुत हो रहा होता है, तो ये साइक्लोप्लेजिक्स पैरालिसिस करवाती है आई में और पेन फील नहीं होता फिर पेशेंट को, ठीक है, और प्यूपिल डायलेटेड रहता है। ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है इससे, और ब्लड सप्लाई बढ़ेगी तो ज्यादा से ज्यादा डब्ल्यूबीसीज आके एंटीबॉडीज बनाएंगे। इसके अलावा सिनेकियल फॉर्मेशन भी ये बचाती है। सिनेकियल फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि इस तरीके से कुछ सिनेकी से बन जाना, जैसे इसमें ड्रॉ कर रखे है ना मैंने, जो कि एक सेकंड,
कुछ इस तरीके से सिनेकिल, मतलब आपस में चीजें चिपकने लगती है, जाल जैसा कुछ बन जाए तो वो सिनेकी है, ठीक है। उस तरीके का सिनेकियल फॉर्मेशन होने से बचाती है। ये पॉइंट नहीं भी ध्यान रखोगे तो छोड़ दो। मेन पेन कम करेगी और ब्लड सप्लाई बढ़ाएगी, जिससे ज्यादा से ज्यादा एंटीबायोटिक्स बॉडीज उसमें आ जाए डब्ल्यूबीसी के थ्रू। इसके लिए हम लोग जो है साइक्लोप्लेजिक्स यूज करते हैं। और क्या करना है इनके ट्रीटमेंट में? एक तो ट्रॉपिकल फोर्टिफाइड एंटीबायोटिक्स देना है, साइक्लोप्लेजिक्स देना है, डार्क गॉगल देना है ताकि फोटोफोबिया में उनको हेल्प मिले, एंटी ग्लूकोमा मेडिकेशन देना है। इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उसको कम करने के लिए एंटी ग्लूकोमा की दवाइयां देनी है, और स्टेरॉइड्स यहाँ पे यूज नहीं करने क्योंकि ऑलरेडी एपिथेलियम लेयर में डैमेज है और वो और ज्यादा उसको वीक करेंगी, ठीक है। ये सब हमें ध्यान रखना है। तो ये हो गया कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। इन केस परफोरेशन हो गया है, ठीक है, छेद ही हो गया है कॉर्निया में, परफोरेटेड कॉर्नियल अल्सर है, उसका क्या ट्रीटमेंट है? तो उसके लिए तो हम यूज करते हैं बैंडेज कॉन्टेक्ट लेंस, ठीक है। इस तरीके से देखो, बैंडेज कॉन्टेक्ट लेंस यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है, कैसा है? यहाँ पे छेद हो गया है ना, यहाँ पे कॉर्निया में छेद हो गया है, तो हमने क्या किया, जिस तरीके से बैंडेज लगा देते चोट के ऊपर, तो वैसे ही यहाँ पे बैंडेज कॉन्टेक्ट लेंस लगा दिया। ओके, ये इसके अलावा हाई इंट्राऑक्यूलर प्रेशर के कारण परफोरेशन हो गया, ठीक है। हाई इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कब कब है? कफिंग के कंडीशन में भी हो सकता है। और एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि हम बैंडेज कब यूज करेंगे, कॉन्टेक्ट बैंडेज लेंस, इस तरीके का जो लेंस बैंडेज है वो कब यूज करेंगे? जब जो स्लफिंग ऑफ जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन तक हो गई, मतलब कि आगे का पूरा सारी लेयर झड़ गई है, मतलब खराब हो गई है, टूट गई है, केवल कॉर्निया में बेसमेंट मेम्ब्रेन वाली लेयर बची है, तब हमको बेसमेंट मेम्ब्रेन पे ये कॉन्टेक्ट बैंडेज लेंस चिपका देना पड़ेगा ताकि फर्दर इसका डैमेज ना हो। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इंट्राऑक्यूलर प्रेशर हाई है, खांसेगा पेशेंट तो जैसे ऑलरेडी वैसे तो हाई रहता है इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, कफिंग के में भी और ज्यादा बढ़ जाता है, तो क्या होगा कि परफोरेट होके डेस्मेटोसील बन जाएगा। तो ताकि वो डेस्मेटोसील जैसी कंडीशन ना हो, तो उसको बचाने के लिए बैंडेज कॉन्टेक्ट लेंस लगाते हैं। ये कब यूज करना है? जब बेसमेंट मेम्ब्रेन तक आगे का सब डैमेज हो गया। दूसरा जो हम यूज करते हैं वो होता है टिश्यू कॉटरी, ठीक है। टिश्यू कॉटरी से क्या होगा, इनको आपस में जला के चिपका दिया जाता है। ये कब करते हैं? अल्सर ने जब सारी की सारी लेयर ऑफ कॉर्निया डैमेज कर दी होती हैं। इसके अलावा हम लोग दो लेयर्स के बीच में ऐसे ग्लू के रूप में भी चीजें यूज करते हैं। तो कॉटराइजेशन ऑफ अल्सर विथ किससे कॉटराइजेशन, किससे कॉटराइजेशन करेंगे? तो बेटाडीन या ट्राइक्लोरो। हम ऐसा थोड़ी करेंगे कि जलती हुई शलाका ले जाके वहां कॉटराइजेशन कर दिया, वो नहीं करना है, आंखें फूट जाएंगी फिर, ऐसे नहीं करना है। बेटाडीन या हम यहाँ पे ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड या कार्बोलिक एसिड, इन केमिकल्स को यूज करते हैं एज अ कॉटराइजेशन, ठीक है। इनको यूज करना है टिश्यू कॉटराइजेशन के लिए ताकि इनसे आपस में वो टिश्यू जल के चिपक जाए, हमें कोई गर्म चीज नहीं वहां पे यूज करनी। इसके अलावा एंटी ग्लूकोमा ट्रीटमेंट देंगे ही देंगे, और मैंने बता दिया बैंडेज कॉन्टेक्ट लेंस दे देंगे, ग्लू लगा देंगे, टिश्यू ग्लू आता है, या टिश्यू कॉटरी कर देंगे। इसके अलावा नो स्ट्रेन, मतलब कोई स्ट्रेन वाली कंडीशन नहीं, जैसे कफिंग है या कॉन्स्टिपेशन वाला, जिसमें भी स्ट्रेन लगेगा ना बॉडी में तो प्रेशर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो वो सब अवॉइड कराना है। और प्रेशर बढ़ेगा तो हाई इंट्राऑक्यूलर प्रेशर से डैमेज हो जाएगा और परफोरेशन और ज्यादा हो जाएगा। इसके अलावा टिश्यू एडहेसिव ग्लू, जैसे कि नॉर्मल ग्लू नहीं होता, वो टिश्यू चिपकाने वाला होता है, जो कि यहाँ पे ऐसे यूज किया, उसका नाम है साइनो एक्राइलेट। इसके अलावा कंजक्टाइवल फ्लैप या एमनियोटिक मेम्ब्रेन ग्राफ्ट, इनको भी हम यूज कर सकते हैं जब आगे परफोरेशन हो गया तो वहां चिपकाने के लिए। इसके अलावा पैच ग्राफ्ट या पेनिट्रेटिव किरेटोप्लास्टी, ठीक है, किरेटोप्लास्टी का मतलब है कॉर्निया ट्रांसप्लांट, ये भी हम यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे बताया कंजक्टाइवल फ्लैप कैसे, मान लो यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया में जो है कॉर्निया डैमेज हो गया है, हमने क्या किया, कंजक्टाइवा से फ्लैप लिया थोड़ा सा और यहाँ पे देखो ऐसे चिपका दिया, यहाँ पे डैमेज था यहाँ पे चिपका दिया, ऐसे करना है, ठीक है। तो ये है कंजक्टाइवल फ्लैप। और ये सारी बातें हो गई बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा सूडोमोनास
अल्सर, ठीक है। सूडोमोनास अल्सर, ठीक है। तो सूडोमोनास अल्सर के लिए हमें ध्यान रखना है कि रैपिड ऑनसेट होता है, ग्रीनिश अल्सर दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा जब हम इसको बायोफिल्म में प्रोड्यूस जब इसको बायो मतलब इसका कल्चर वगैरह किया जाता है तो इसमें रेजिस्टेंस पाया जाता है, इसीलिए कभी भी इसमें एंटीबायोटिक्स ऐसा सच कुछ रोल प्ले नहीं करती। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये किस कारण से मेनली होता है, तो जो कॉन्टेक्ट लेंस यूजर्स होते हैं ना, उनमें सूडोमोनास अल्सर हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। फिर एक दूसरे टाइप का अल्सर है जिसका नाम होता है मार्जिनल कैटरल अल्सर। इसमें क्या होता है कि डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के कारण कोई बैक्टीरियल टॉक्सिन था, उसके अगेंस्ट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हुई, बट वो डिलेड थी, इसके कारण जो अल्सर बनेगा। अगर वो डिलेड थी तो क्या है, ऑलरेडी डैमेज कर देगा वो बैक्टीरियल टॉक्सिन कॉर्निया को, क्योंकि इम्यूनिटी तो वीक है। तो ये चीज कहलाती है मार्जिनल कैटरल अल्सर। इसमें क्लिनिकल फीचर देख लो क्या होते हैं। तो पेरिफेरल अल्सर है जिसमें म्यूकोइड डिस्चार्ज देखने के लिए मिलेगा, इस तरीके से देखो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है। इसमें साइड साइड में म्यूकोइड डिस्चार्ज दिखेगा। सर्कमफेरेंशियल प्रोग्रेशन ऑफ एसोसिएटेड मार्जिनल, और ये जो डॉट डॉट बनाया ना, यहाँ पे कुछ इनफिल्ट्रेट्स आ रखे हैं, ठीक है, टॉक्सिन्स है, WBC, इस तरीके के कुछ चीजें आके एक्यूमुलेट हो रखी हैं आसपास, जिसके कारण लिम्बस वाला एरिया चारों ओर से कैसा है, हाइपरईमिक है, रेड हो गया है, और कंजक्टिवाइटिस भी इन पेशेंट्स में दिखेगा। रिस्क फैक्टर की बात करें तो जिनको ब्लेफराइटिस है, ठीक है, एक्ने रोजेसी है, मतलब एक टाइप का एक्ने है, ब्लेफराइटिस तो आईलिड का इन्फ्लेमेशन है, और मीबोमाइटिस यानी मीबोमियन ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन, इन सारे पेशेंट में रिस्क फैक्टर है इसके लिए। अब ये करवाता कौन है, तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, हीमोफिलस टॉक्सिन, मोरेक्सिला टॉक्सिन, ये सब कराते हैं। ट्रीटमेंट, क्योंकि मेनली बैक्टीरियल टॉक्सिन है तो एंटीबायोटिक थेरेपी, कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी, क्योंकि यहाँ पे रेडनेस है, इन्फ्लेमेशन है, ठीक है, तो हम यहाँ पे कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज करेंगे, स्टेरॉइड्स यूज करेंगे। और इम्यूनोसप्रेसेंट्स हमको सीवियर केस में देने पड़ेंगे, क्योंकि ये है क्या है, तो ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, बट डिलेड है। जब करना चाहिए था जितनी तेजी से अटैक, उस टाइम पे अटैक ना करके ये बाद में अटैक करते हुए खुद ही को डैमेज कर रही है, ठीक है। तो इसको क्या है, अब हमें खुद ही की इम्यूनिटी को सप्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि इसको अब भी ऐसा लग रहा है कि अभी तक वो दुश्मन यानी कि वो बैक्टीरियल टॉक्सिन है, जबकि वो अब उतना डैमेज नहीं कर रही जितना ये खुद कर रही है, इसीलिए इम्यूनोसप्रेसेंट देना है। अब लास्ट टाइप का जो कॉर्नियल अल्सर है वो फंगल कॉर्नियल अल्सर है। इसमें क्या होता है फंगल कॉर्नियल अल्सर में कि देखो एक यंग मेल पेशेंट आएगा, बोलेगा कि आंखों से डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, और साथ ही साथ बोलेगा कि कोई ट्रॉमा की हिस्ट्री है, बोलेगा कि आंख में चोट लग गई थी, कोई मान लो लकड़ी का टुकड़ा चुभ गया था आंख में, या कुछ कोई भी फॉरेन पार्टिकल या किसी भी चीज से आंख में ट्रॉमा हुआ था उसके, ठीक है। ट्रॉमा का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल खून ही खून निकल गया, ऐसा कुछ नहीं, मतलब कुछ बाहर का फॉरेन पार्टिकल उसकी आंख में गया था, कुछ भी हो सकता है, वो स्ट्रॉ जैसा, जैसे गेहूं और धान वगैरह जब कटते हैं तो क्या है कि भूसी जैसा, ठीक है, जो भूसा होता है उसका, उस टाइप की कोई चीज, या कुछ लकड़ी का टुकड़ा जो कि उसने निकाल दिया, ठीक है, कुछ भी। इसके अलावा एनिमल टेल, वो हो सकता है कि वो किसी जानवर के साथ खेल रहा हो तो उसके कारण, या किसी जानवर ने अपनी पूंछ से डैमेज कर दिया हो, मतलब एक बार आंख पे मार दिया हो तो ट्रॉमा तो लगी गया। इसके अलावा वेजिटेबल मैटर या कुछ भी हो सकता है ऐसा, ठीक है, जिसके कारण उसको हुआ ट्रॉमा। इस तरीके की वो कंप्लेन लेके आएगा, और रिस्क फैक्टर ये होंगे कि वो ऑलरेडी इम्यूनो सप्रेसिव पेशेंट है। देखो फंगल इन्फेक्शन हमेशा उन लोगों में ज्यादा होता है जो ऑलरेडी इम्यूनो सप्रेस्ड है, ठीक है। नॉर्मल लोगों में बैक्टीरियल वायरल इस तरीके के तो हो जाते हैं, लेकिन फंगल मेनली उन्हीं में होगा जो ऑलरेडी इम्यूनो सप्रेस्ड है। और जो स्टेरॉइड्स लेते हैं लंबे समय से, इसके अलावा जो कि बैंड शेप केरेटाइटिस के पेशेंट है, वायरल केरेटाइटिस के पेशेंट है, ठीक है,
बोलस केरोटोपैथी, इस तरीके के कोई कॉर्नियल डिजीज के पेशेंट्स हैं, ठीक है, उनमें ये रिस्क फैक्टर है। और मोस्ट कॉमन फंगल इन्फेक्शन जो इंडिया में पाया जाता है वो एस्पेरिजिलस है, फ्यूमिगेटस है, और भी कुछ है जैसे कैंडिडा है, और फ्यूसारियम है, और अल्टीनेरिया है, ठीक है। इस तरीके के कुछ जो फंगस इंडिया में कॉमनली इन्फेक्ट करते हैं। अब ट्रीटमेंट मतलब क्लिनिकल फीचर्स क्या है कि सिम्टम्स ज्यादा कुछ बताएगा नहीं पेशेंट, बस यही है कि बोलेगा थोड़ा आंखों से डिस्चार्ज हो रहा है, और कुछ समय पहले मेरी आंख में या तो कुछ लकड़ी चली गई थी या किसी जानवर की पूंछ से मेरी आंख में लग गई थी, तो इस तरीके से वो बताएगा, और कुछ ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। साइन अब हमें यहाँ देखने पड़ेंगे, तो आंख जो है वो ड्राई लुकिंग होगी, पिगमेंटेड अल्सर हमको देखने के लिए मिलेगा अगर वो करवाया है डिमेटिशियस फंगाई ने, ठीक है। इसके अलावा इम्यून रिंग ऑफ वेस्ले हमको देखने के लिए मिलेगी, मतलब ये केवल नाम नाम ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसी रिंग जैसी दिखेगी आंख में, ठीक है। ये इम्यून रिंग ऑफ वेस्ले, ऐसी रिंग दिखेगी हमको। सैटेलाइट लीजन्स दिखेंगे, ये देखो वेस्ले की रिंग मैंने अंदर ड्रॉ की है, और सैटेलाइट की ऐसे डॉट डॉट सी बाहर चारों ओर, इस तरीके की रिंग भी दिखेगी। और लार्ज इन्फेक्टेड हाइपोपायोन, बहुत ज्यादा हाइपोपायोन दिखेगा हमको, ये देखो ऐसे भरा हुआ सा एंटीरियर चैम्बर में पस, जो कि क्या है, थिक होगा, इमोबाइल होगा, कॉन्वेक्स सा होगा। इसके अलावा कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन इज एब्सेंट, ठीक है, कोई ब्लड वेसल्स हमको कॉर्निया में नहीं देखने के लिए मिलेंगी, जो बैक्टीरिया वाले में बहुत दिख रही थी। ट्रीटमेंट की बात करते हैं हम। स्टेरॉइड्स नहीं देना है, स्टेरॉइड्स यूज कर करके ही तो ये हुआ है, क्योंकि इम्यूनोसप्रेसेंट पेशेंट में फंगल इन्फेक्शन ज्यादा होता है। इसके अलावा हमें ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले जो है उसका कल्चर करवाना पड़ेगा, माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट हमको उसका कराना पड़ेगा। हमें टॉपिकल एंटी फंगल उसको आई ड्रॉप देनी है, एंटी फंगल आई ड्रॉप मेनली यहाँ पे काम करेगी। इसके अलावा हमको साइक्लोप्लेजिक्स भी एज अ सपोर्टिव ट्रीटमेंट उसको देना पड़ेगा। बट एंटी फंगल ड्रग्स कौन सी होती हैं, तो वोरिकोनाजोल, ठीक है, जो कि नाम नाम ध्यान रख लो, ठीक है। ओरल ड्रग, टॉपिकल और इंट्रावेनस, इंट्राविट्रियल यानी कि आंख में इंजेक्शन के रूप में किसी भी रूप में यूज कर सकते हैं। नेटामाइसिन है, सिल्वर सल्फाइडाजीन है, ठीक है। इन सब ये सिल्वर सल्फाइडाजीन जो है एंटी फंगल क्रीम के रूप में यूज किया जाता है। तो वोरिकोनाजोल, नेटामाइसिन एंड सिल्फर सल्फाडियाजीन, ठीक है, ये सारी ड्रग्स जो है हम लोग यूज करते हैं इसमें जो फंगल कॉर्नियल अल्सर होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने ध्यान रखनी है, ये कॉर्नियल अल्सर का टॉपिक है, और ये आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके नोट्स मैंने शेयर कर दिए हैं। अब रात वाली क्लास में इसके आगे के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, कॉर्नियल ओपेसिटी और स्टेफाइलोमा जैसे, ठीक है। ओके, इस क्लास के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू।